नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश के दो जिलों में हिजाब को लेकर बवाल मचा हुआ है। ये दो जिले हैं बिजनौर और कानपुर। बिजनौर के एक कॉलेज में हिजाब से जुड़ा मामला सामने आया है। यहाँ जनता इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने स्कूल में हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं को स्कूल से बाहर भेज दिया है। छात्राओं का आरोप है कि इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें स्कूल में हिजाब पहनकर आने से रोका और अनुमति नहीं दी। ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और इसके बाद प्रतिक्रियाएं आने लगी। छात्राएं हिजाब पहने हुए स्कूल यूनिफॉर्म में नजर आईं। जो वीडियो सामने आया है, वीडियो में छात्राएं कहती दिखाई दे रही हैं कि उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल असेंबली के बाद उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया। छात्राएं प्रिंसिपल पर आरोप लगा रही हैं कि हिजाब की वजह से प्रिंसिपल ने उन्हें स्कूल से निकाला और एक तरीके से उन्हें अपमानित किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्राओं को कहा है कि वह हिजाब ना पहने और स्कूल में 2 चोटियां बनाकर आएं। कानपुर की बात करें तो वहां पर बिल्हौर इंटर कॉलेज में 3 छात्राएं हिजाब पहनकर आईं और इसके बाद स्कूल की टीचर ने जब मना किया तो तीनों बोली कि वो हिजाब पहनकर आना उनकी मर्जी है, वो क्या पहनेंगी क्या नहीं पहनेंगी ये कोई दूसरा तय नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ भी विवाद बढ़ा। अब इस पूरे प्रकरण, जो बिल्हौर वाला प्रकरण है, वो जांच डीएम कर रही हैं और डीएम को सौंपी गई है। तो कुल मिलाकर ये हिजाब का जो विवाद है बीच बीच में होता रहता है। भारत में कर्नाटक के उडुपी में ये विवाद बहुत चर्चा में रहा, उसके बाद केरल में बहुत जगह पिछले दिनों, और हिजाब के मुद्दे, जो हिजाब का मुद्दा है वो चुनावों में भी खूब उठाया जाता है ध्रुवीकरण के लिए। तो कुल मिलाकर आज मंथन में हम इसी बात चर्चा करेंगे कि हिजाब का जो विवाद है वो आखिर बार बार क्यों होता है। दो तस्वीरें सीधे स्क्रीन पर आपके, जो इन तस्वीरों में एक बिजनौर का मामला है और दूसरा बिल्हौर कानपुर नगर का मामला है। दोनों जगह की ये तस्वीरें हैं। इन दोनों इंटर कॉलेजेस में विवाद हुआ है और इस विवाद की वजह है हिजाब। अब समझना ये होगा, छात्राएं हिजाब पहने यहाँ नज़र आ रही हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बिजनौर में 3 छात्राएँ आपकी स्क्रीन पर हिजाब पहनकर नज़र आ रही हैं और यहाँ जो बिल्हौर वाला मसला है वहाँ भी ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं वहाँ भी चेहरा ढके हुए हिजाब ही नज़र आ रहा है। वास्तव में हिजाब है क्या, इसको लेकर समझने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अभी जब ये शो हम करने आ रहे थे उससे पहले हमारी एक सहयोगी कह रही थी कि भाई हिजाब अलग है, दुपट्टा अलग है, नकाब अलग है। तो मसला क्या है, क्या कोई कन्फ्यूजन होता है कि छात्राएं दुपट्टा डालकर हैं इसको भी हिजाब मान लिया जाता है? बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें हैं। अभी हम कोशिश करेंगे कि अपने उन सहयोगियों को हम स्क्रीन पर लाएं और उनसे पूछें कि वास्तव में हिजाब का मसला क्या है। लेकिन इसको लेकर लगातार राजनीति होती रही है। अगर हिजाब के पुराने विवादों को देखें तो 3 साल पहले कर्नाटक के उडुपी में बवाल मचा और वीडियो वायरल हुआ और एक छात्रा पूरी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बाकायदे वो गई और उसने कहा कि नहीं ये मेरा हक है और हम इसको पहनेंगे। तमाम राजनीतिक दल, तमाम धार्मिक संगठन भी इसमें कूदे और इसे राजनीति में लेकर आया गया। 21 दिसंबर 2021 का मसला है। 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने से रोका गया था कर्नाटक में। ये चुनाव के दौरान, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के दौरान भी मुद्दा बना। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे मुद्दा बनाया और जो कांग्रेस पार्टी है उसे इसे डिफेंड करना पड़ा। इस तरह के बहुत सारे विवाद अब तक देखे गए हैं। अब मोटे तौर पर अगर देखें तो कुछ महत्वपूर्ण विवाद, अगर मुंबई का जो हिजाब विवाद है वो भी अपने आप में एक बड़ा मसला है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हिजाब का जो विवाद है वो मोटे मोटे तौर पर फ्रांस में 2004 में स्कूलों में धार्मिक प्रतीकों, जिसमें हिजाब भी शामिल था, पर प्रतिबंध लगाया गया। यह कदम वहां के धर्मनिरपेक्ष नियमों के तहत लिया गया था। इसी तरह 2010 में फ्रांस में सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे ढकने वाले नकाब और बुर्का पर प्रतिबंध इस तरीका फ्रांस में लगाया गया है। कर्नाटक
राज्य अगर भारत की बात करें, उडुपी जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वहाँ एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी हिजाब पहनने वाली मुस्लिम छात्राओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। इसके तुर्की की बात करें तो 1980 के दशक से लेकर 2013 तक सार्वजनिक स्थानों पर और सरकारी कार्यालयों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध था। ये तुर्की की बात कर रहे हैं। फ्रांस की बात करें, तुर्की एक तरीके इस्लामिक कंट्री है और वहाँ एक इस्लामी जो शासक वहाँ इस विचारधारा के ऐसे लोग रहे। यह प्रतिबंध जो तुर्की है, अब जो टर्की हो गया है, उसके धर्मनिरपेक्ष संविधान के तहत लगाया गया। तो आप जब अगर टर्की में, जिसे हम तुर्की कहते हैं, अगर वहाँ इस तरह का विवाद होता है तो ये बड़ी आश्चर्यजनक है और वहाँ भी धर्मनिरपेक्षता के कारण इस पर प्रतिबंध लगाया। 2013 में तुर्की की सरकार ने इससे प्रतिबंध हटा दिया, जिसके बाद ये पूरा मसला हुआ और ये बात आई सामने कि सरकारी नौकरियों में भी मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर काम कर सकती हैं। 1979 के बाद ईरानी क्रांति के बाद हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। यह विवाद समय समय पर उठता रहता है। ईरान में 80 के दशक में ही ये अनिवार्य किया गया और वहाँ लोग पहनते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों मुस्लिम बहुल देशों में हिजाब पहनना आम बात है, लेकिन कभी कभी कुछ संस्थानों या स्कूलों में हिजाब पहनने पर विवाद हो गया है। खासतौर पर इसे अनिवार्य करने की कोशिश करी जाती है। घटना ये दर्शाती हैं कि हिजाब को लेकर अलग अलग देशों में सांस्कृतिक संदर्भों में विवाद होते रहे और यह धार्मिक, संस्कृति और कानूनी जटिलताओं से जुड़ा रहता है। भारत में कर्नाटक के उडुपी का जो मसला है आपकी स्क्रीन पर है। 2018 में केरल के एक स्कूल में हिजाब और लंबी बाहों वाले कपड़े पहनने को लेकर विवाद सामने आया और जब एक छात्रा को परीक्षा में बैठने की अनुमति हिजाब हटाने के बाद ही दी गई। 2021 में केरल के एक मेडिकल कॉलेज में हिजाब पहनने पर विवाद उठा और इसको लेकर शैक्षणिक ड्रेस कोड का उल्लंघन भी माना गया। 2000 में के एक कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने से रोका गया। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिला में एक स्कूल वाली मुस्लिम छात्राओं को कक्षा में प्रवेश से रोक दिया गया था। ये मामला स्थानीय मीडिया में उछला और बाद में स्कूल प्रशासन ने अपने निर्णयों को लिया और वापस इसको लिया गया। इन विवादों से स्पष्ट होता है कि भारत में हिजाब मुद्दा विभिन्न राज्यों में अलग अलग समय पर उभरता रहा है, खासतौर पर शैक्षणिक संस्थानों में। इन विवादों में धार्मिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत अधिकारों के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस को जन्म दिया है। इसके महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण भी होते हैं और बहुत सारे इस तरीके के कारण भी होते हैं। राजनीतिक कारण इसमें ज़्यादा होते हैं। इसमें ध्रुवीकरण एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा होता है, लेकिन ये बड़ा सवाल या आज तक प्रश्न ही है कि वास्तव में जो हिजाब या दुपट्टा या ड्रेस कोड ये किस तरीके से लागू किया जाए, इसका रास्ता कोई अब तक सर्वमान्य रास्ता निकल नहीं पाया है। इन सब चीज़ों को लेकर समय समय पर बहस होती रहती, चर्चा होती रहती और टीवी डिबेट में ज़्यादा बहस होती है। अब इस पर प्रतिक्रियाएं आई हैं, उनको सुन लेते हैं। शिक्षा क्षेत्र में हर कॉलेजों को, स्कूलों को अपना एक नियम होता है, उनका ड्रेस होता है और उस नियम के प्रतिकूल कोई हमें नहीं जा सकता है। यदि बुर्का पहन के जाना है, हिजाब पहन के जाना है तो स्कूल में जो प्रशासन ने, स्कूल का प्रशासन ने जो कहा है, उनके बुलाया सबको, एक बात करेंगे, बैठाएंगे, सबसे बातचीत करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ ऐसे बातचीत से नहीं होगा, ये सीधे कड़ाई से होगा। उनके बिल्कुल वर्जित करें, वहाँ प्रवेश मत करें, कॉलेज में जो स्कूल है उन्हें जाने मत दें और उसके रोक करें, कठोरता से काम करें कि हमारे जो स्कूल के ड्रेस हैं यही पहन के आओ और तब आओ, नहीं न आओ, बस सीधी से। ऐसा नहीं करेंगे तो ये कहने से न होगा, कड़ाई से पालन कराएं तब पालन होगा। मैं मारुति त्रिपाठी, हिंदूवादी। जैसा कि बुरखे पे बहस चल रही है, तो शैक्षिक संस्थाओं का एक ड्रेस कोड होता है और वहाँ ड्रेस कोड के साथ छेड़छाड़ करना कि कोई व्यक्ति अपने धर्म के लिए बुर्का पहन के आए, तो कहीं ना कहीं ये शरिया कानून लाने का प्रयास किया जा रहा है और संविधान को दरकिनार किया जा रहा है। मुझे लगता है इस विषय में उच्चतम न्यायालय को फिर से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि धर्म, हर व्यक्ति का अपनी धार्मिक मान्यताएं होती हैं, लेकिन मान्यताओं से बड़ा एक शैक्षिक संस्थान है और उसकी एक मर्यादा होती है। उसकी मर्यादा का अनुपालन करते हुए
माननीय उच्चतम न्यायालय को ड्रेस कोड पे फिर से करना चाहिए। बिल्हौर कॉलेज में प्रिंसिपल ने हिजाब के मामले को लेकर रोका। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा कि स्कूलों में धार्मिक वेशभूषा को लेकर थोड़ा सा प्रशासन का इतराज रहता है। अच्छी बात है, क्योंकि देखिए वो विद्या का मंदिर है और विद्या के मंदिर में सब एक भाव से देखा जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाव से ना देखा जाए। वहाँ जो एडमिशन लिया है सिर्फ छात्र है और उसकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी तरीके से की जाए। लेकिन जिस प्रकार से कट्टरता का भाव रखने वाले लोग लगातार प्रयास करते हैं कि नहीं हिजाब हिजाब हिजाब, ये तो अच्छी बात नहीं है। अब हम कहें कि हम नागा साधु हैं, नंगे जाएंगे स्कूल में, ये तो नहीं चलेगा ना। तो इसके नाते प्रशासन ने सही काम किया है कि सब एक उसमें आवें तो अच्छी, जो स्कूल का ड्रेस है उसी ड्रेस में आवें, धार्मिक चिन्ह धार्मिक प्रतीक के साथ में आए तो अच्छी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि ऐसे स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने शायद सुप्रीम कोर्ट के लॉ को या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा तो उनको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़े, संविधान को पढ़े और संविधान को फॉलो करे। अब से पहले भी इस मुल्क के अंदर इस तरीके के वाक़यात उठाए गए हैं। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि लड़कियां जो भी पहनकर आना चाहें उन पर किसी तरह की स्कूल वाले कोई पाबंदी ना लगाएं। लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुल्क के अंदर अमन चैन भाईचारा सुकून नहीं चाहते, वो आपस में अफरा तफरी का माहौल देखना चाहते हैं, मुल्क के अंदर तरक्की देखना नहीं चाहते। ऐसे ही लोग इस तरीके के वाक़यात को जो है हवा देते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो मेरा उनको मशवरा यह है कि सबसे पहले वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़े, संविधान को पढ़े और कोई भी संदेश दें तो ऐसा संदेश दें जिससे मुल्क के अंदर अमन शांति हो, भाईचारे को बढ़ावा मिले, आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा हो और हमारा मुल्क उन्नति करे, तरक्की करे। ऐसा संदेश दें, ऐसा संदेश हरगिज़ न दें जिससे मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल हो। कानपुर की एसडीएम रश्मि लांबा ने जो बिल्हौर का कानपुर का मसला है उस विवाद पर एक बयान दिया है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रशासन का पक्ष है, सुन लेते हैं। इसमें आज मेरे द्वारा और एसीपी महोदय द्वारा संयुक्त रूप से बेसिकली बच्चों की काउंसलिंग के लिए उनके जो अभिभावक हैं उनको बुलाया गया था, ताकि उनसे पूछने के लिए, थोड़ी काउंसलिंग करने के लिए कि क्या वहाँ पर चल रहा है। तो फिलहाल तो अभिभावकों से और बच्चों से जो बात हुई है उनके द्वारा ये बताया गया है कि वो स्कार्फ पहन कर आते हैं और क्लास में नहीं पहनते हैं, वहाँ आने से पहले ही निकाल देते हैं। तो अभी भी सभी अभिभावक नहीं आ पाए थे, तो कल उनको फिर से बुलाया गया है। साथ ही साथ DRS महोदय को भी बुलाया गया है, ताकि एक जो विभाग संबंधित विभाग है और हम लोग के स्तर से एक बच्चों की काउंसलिंग हो जाए। अगर ऐसा कोई विषय है, अगर नहीं है तो क्या समस्या वो लोग फेस कर रहे हैं, मैनेजमेंट और जो टीचर्स हैं क्या स्कूल के नियम रहे हैं, क्या बीच में अभी ऐसी घटना क्यों हो रही है, थोड़ी इसमें और अभी जांच की आवश्यकता है। आज भी कोई छात्र छात्राएं पहन के आए थे? आज क्लास के अंदर तो नहीं आए थे, लेकिन उनका ये रहता है कि अपने घर से निकलकर स्कूल तक आने तक अधिकतर लड़कियां स्कार्फ में आती हैं। एक लड़की है जो हिजाब बुर्का पहन कर आती है, लेकिन वो भी क्लास में नहीं बैठती है। उसने बताया कि वो भी बाहर आकर हटा देती है। उसका कहना ये है कि उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करते हैं कि आप जो है बिना बुर्के के जाएं। तो उससे बात की, कल उसके अभिभावक को बुलाया गया है, बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी और अगर और कोई तथ्य संज्ञान में आता है तो उस पर भी नियमानुसार उसी हिसाब से कार्रवाई की जाए। एसडीएम महोदय बहुत समझदार अधिकारी लग रही हैं, बहुत तथ्यों को रखा उन्होंने। नहीं, आमतौर पर अधिकारी भी अब आजकल देखने में आता कि भावनाओं में बह जाते, लेकिन बहुत तर्क के साथ वो चीज़ों को उन्होंने रखा कि भाई जो कुछ छात्राएं हैं ऐसी जो बाहर क्लास में नहीं जाती हैं, वो बुर्का उतार कर रख लेती हैं। स्कार्फ, दुपट्टा और हिजाब, ये 3 चीज़ें हैं और इनमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। बार बार ये सवाल उठता है कि धार्मिक, एक पक्ष कहता है धार्मिक स्वतंत्रता है पर ये चोट है, दूसरा कहता है कि ना ऐसे तो नहीं काम चलेगा। मामला इसमें यह है, सुप्रीम कोर्ट में ये कर्नाटक वाला मसला गया था और उसमें 2 सदस्यीय बेंच थी। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था, जिसमें शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था।
इस्लाम हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और राज्य को स्कूल यूनिफॉर्म के मामले में निर्णय लेने का अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने उस वक्त ये फैसला जो उनका पक्ष था उन्होंने ये अपनी राय रखी थी, लेकिन जो इसी बेंच के दूसरे न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा था कि हिजाब पहनने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। उनका तर्क था कि मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद का है। चूंकि दोनों जजों की राय अलग अलग थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को एक बड़ी पीठ को सौंप दिया है। बड़ी पीठ इस पर फैसला करेगी कि क्या स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं। वर्तमान में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आना अभी लंबित है। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां हैं वो इसी तरीके की हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है, मेहमानों से हम बात करेंगे, परिचय कराते हैं। कर्नल जाहिद सिद्दीकी एजुकेशनिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कर्नल साहब। महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, हयात उमर साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं और चीज़ों को समझते हैं, पढ़ते लिखते हैं। देवेंद्र प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत धन्यवाद आपका। आचार्य विष्णुदास महंत अयोध्या हमारे साथ जुड़े हैं, आचार्य जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और अभिषेक अग्रवाल हिंदू महासभा के नेता हैं, ये सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब मसला चूँकि ये एजुकेशन का मसला है, शिक्षण संस्थानों का मसला है और विवाद होता रहा है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अब उत्तर प्रदेश में बिजनौर और कानपुर में इस तरीके का विवाद आया। तो कर्नल डॉक्टर जाहिद सिद्दीकी की तरफ मैं रुख करूंगा, शुरुआत उन्हीं से करूंगा। डॉक्टर सिद्दीकी, ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो अभी आना है, फाइनल निर्णय, दो जजों की बेंच ने अलग अलग राय रखी थी, इसलिए कोई अंतिम निर्णय इस पर नहीं है। लेकिन ये सवाल तो है, जैसा कि सारे लोग कह रहे हैं कि भाई अगर शैक्षणिक संस्थान है तो उसमें सब एक से दिखने चाहिए, सब एक से करने चाहिए, इसमें क्या दिक्कत आती है? और आप लोगों को मैनेज करने में भी बड़ी दिक्कत होती होगी। जॉन साहब जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, नमस्कार, पैनलिस्ट को मेरा आदाब। जय हिंद जी। देखिए, मैं भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होकर 2016 से आज तक एक यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर जनरल हूं और लगभग हर रोज तमाम इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कहीं मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट जाता हूं और बच्चों से मेरा इंटरेक्शन होता है। यकीन कीजिए, ये मुद्दा मैंने कहीं नहीं देखा इस पिछले 10 सालों में, मगर ये मुद्दा जितना चर्चा में, इसके अलावा और बहुत सारे मुद्दे जो इररिलेवेंट है मेरे हिसाब से, वो चर्चा का विषय बनते हैं। तो मगर अब चूंकि बन ही गए हैं, ये बुला ही लिया गया है, तो पहली बात तो मैं आपको इस्लामिक ये जो दुपट्टा, हिजाब, अबाया, ये सब चीजें, इनका कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा बॉम्बे केस में, कोई जबरदस्ती नहीं है, वो बिल्कुल ठीक कहा और अंतिम फैसला भी इसी मुताबिक ही आएगा, क्योंकि हमें हमारी आस्था है और हम सबका यकीन है कि हमारा जो उच्च न्यायालय है वो हमेशा ठीक ही बात कहता है। एक चीज। दूसरी, जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि अब इससे पहले मैं कह दूं, जो एसडीएम साहिबा ने कहा, कितनी अच्छी बात की, विवाद का कोई मतलब ही नहीं। उन्होंने ये कहा, एक अधिकारी ये कह रहा है ऑफिशियल कि वो बच्चियां जो थी बिल्लौर कानपुर की, वो काउंसलिंग के लिए आई, वो घर से बुर्का पहन के आई और उन्होंने क्लास में कभी ना स्कार्फ, बुर्का ऐसी कोई चीज नहीं पहनी, तो ये मुद्दा ही नहीं रहेगा। फिर प्रॉब्लम क्या है? दूसरी चीज, ये नॉन इशू हो गया कि रास्ते में मैं क्या कपड़े पहनता हूं, कोई बुर्का पहनना चाहता है, कोई कर्नल साहब, बिजनौर और कानपुर दो मसले आए हैं और मैं भी चूंकि इसको अलग पिच पर आज डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि ये एक ध्रुवीकरण का साधन बनता है, इसलिए मैं इसको कतई उस दिशा में नहीं ले जाना चाहता। मैं इसको एक स्थिर दिमाग से आप सबसे भी अनुरोध करूंगा, और मैंने उस अधिकारी की तारीफ की, रश्मि लांबा की, जो एसडीएम हैं, बहुत संजीदगी से उन्होंने इस बात को रखा है। तो अगर ऐसा लोग करने लगे तो मुझे लगता है कभी मुद्दा रहेगा नहीं, ना बनेगा। जी, अब मुझे पूरी बात कहनी, एक बात उसने तो बड़ा क्लियर कर दिया, ये नॉन इशू है, मगर जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कपड़े पहनने का, उसको भी आप सबको मालूम है, मैं कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मगर उसको मैं रिवाइज कर देता हूं। भाई, इस्लामिक हर एक मजहब का, हर एक सोसाइटी का, हमारे हर एक कल्चर का एक अपना
कल्चर होता है, एक तरीका होता है, ओके, वो तरीका अगर हम फॉलो करें, उससे किसी दूसरे को कोई नुकसान ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो मुझे लगता है उसमें कोई हर्ज नहीं। एक चीज तो इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट है कपड़े पहनने का, वो ये है कि आप ऐसे कपड़े ना पहने, इतने टाइट कपड़े ना पहने कि आपके जिस्म के उभार उतार चढ़ाव दिखाई दें। आप जो मर्द हैं वो औरतों के कपड़े ना पहने, जो औरत हैं वो ऐसे कपड़े ना पहने जो मर्द इस्तेमाल करते हैं। कपड़ों को इतना ट्रांसपेरेंट ना हो कि जिस्म के अंदर की जिस्म दिखाई दे। ये बेसिक सी चीजें हैं, बस इसी को अप्लाई करके अकॉर्डिंगली आप कपड़े पहने। और ये मॉडर्न एटिकेट्स कल्चर में भी, मैनरिज्म में भी आप वो कपड़े पहने जो आपको कंफर्टेबल हो, आरामदेह हो और ऑफेंसिव ना हो, वल्गर ना हो। तो ये है मापदंड पुरानी। अब कोई अगर रास्ते में या घर से कोई माँ बाप अपने बच्चे को बुरके में भेज रहा है या स्कार्फ में भेज रहा है या दुपट्टे में भेज रहा है, और वो बच्चा स्कूल, हर इंस्टीट्यूशन का अपना एक ड्रेस कोड होता है, ठीक, अगर वो उस ड्रेस कोड अंदर पहन के जा रहा है या इंस्टीट्यूशन के अंदर दाखिल हो रहा है उस ड्रेस के मुताबिक एक शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है, उसमें कोई हर्ष नहीं होना चाहिए। वो बात अलग है कि कोई जो उस स्कूल का, उस इदारे के ड्रेस कोड को इन्फ्रिंज करता है, वायलेट करता है और कहता है मैं तो यही पहनूंगा क्योंकि मेरा मजहब ये कहता है, तो यकीनी तौर पे गलत है, वो कंडेमनेबल है। नहीं, हमारा कोई फौजी है, मान लो हमारा जवान है, हमारी भी एक यूनिफॉर्म है, वर्दी है, अब कोई आ जाए और कह दे मैं तो भैया अपने मजहब के मुताबिक दाढ़ी रखा के आऊंगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई कहे कि मैं तो भगवा का कपड़ा पहन के आऊंगा, तो वो फौज में किसी भी उसमें अलाउ नहीं की जा सकती। तो ड्रेस कोड जो इंस्टीट्यूशन का है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको फॉलो करते हैं बच्चे तो बिल्कुल ठीक है, अगर उसमें वायलेट करते हैं तो गलत है, जबरदस्ती उसमें करना, उसमें तो कोई बात कहना भी गलत है। मगर अगर रास्ते में अगर वो अबाया पहन लेते हैं, दुपट्टा डाल लेते हैं, बुर्का डाल लेते हैं, तो वो कोई इशू नहीं होता, वो उनका जाती मामला है, पर्सनल फेथ है। जैसे एक हमारा दोस्त अमेरिका चला गया, यकीन कीजिए वो आया जब हमारे गांव में, उसने वहां किसी अमेरिकन से शादी कर ली, और जब वो आया तो सूट पहने था, वो लगाया था, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, और उसकी बीवी आई थी, वो स्कर्ट पहन के आ गई गाँव में। आप भी बताओ, किसी को कोई परेशानी नहीं है, वो ठीक है। मगर क्या ये हमारा कल्चर है? क्या ये हमारी संस्कृति है? क्या जिस इन्वायरमेंट में हम जा रहे हैं क्या ये कबूल किया जाएगा? नहीं। तो इमेच्योरिटी मैं कहूंगा, ठीक है कि हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मेरे सेंस ऑफ ड्रेसिंग से, मेरे किसी अदब आकार से मेरे दूसरे साथी को कोई परेशानी या दिक्कत ना हो, और उस माहौल, इन्वायरमेंट के मुताबिक ड्रेस करें तो बेहतर रहेगा। ये है मेरा अंदाज सेंस ऑफ ड्रेसिंग के ऊपर। ठीक है डॉक्टर सिद्दीकी, मैं लौटूंगा दूसरे चक्र में, मैं आपके पास आता हूं। अभिषेक अग्रवाल हिंदू महासभा के नेता हैं। अभिषेक अग्रवाल, डॉक्टर जाहिद सिद्दीकी साहब फौज में भी हैं, अब एजुकेशनिस्ट, फौज में भी रहे लंबे समय तक, एजुकेशनिस्ट, बहुत सारी बातें उन्होंने साफ कर दी हैं। ये जानबूझकर ये मसले उठाए नहीं जाते हैं क्या कि भाई ये हिजाब 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 हिजाब, इसमें कहीं ना कहीं कोई करंट मिलता है क्या? किसी को पॉलिटिकल करंट मिलता है, किसी को धार्मिक करंट मिलता है, क्या इस तरह की चीजें होती हैं क्या अभिषेक? बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं सर, और मैं डॉक्टर साहब की बात से भी सहमत हूं, क्योंकि अब लोगों ने मीडिया को एक सस्ता प्लेटफॉर्म बना लिया है अपने आप को चर्चित करने के लिए, और ये लोग अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए छोटी छोटी बातों को मुद्दे बनाते हैं। भाई अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसे स्कूल ड्रेस में ही जाना चाहिए स्कूल। अगर कोई बच्चा अगर आज हिजाब पहन के जाएगा या और किसी कपड़े में जाएगा तो कल को फिर लोग कहेंगे भगवा डाल के भी चलेंगे मैम स्कूल में, फिर परसों कोई कहेगा हम तो क्रिश्चियन वाले कपड़े पहन के जाएंगे, पल्ले दिन की हुई पगड़ी पे बवाल होगा। तो ये सब छोटी छोटी बात है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं, और सभी लोगों को जो है ये मानना चाहिए कि भारत के संविधान के अनुसार जो व्यक्ति काम कर रहा है या जो स्कूल जो संस्था काम कर रही है, हमें उसके अनुरूप काम करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे विवाद नहीं करना चाहिए, और जो लोग इन बातों को विवादित रूप से प्रचालित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उन लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि हम कभी भी नहीं चाहेंगे राष्ट्र की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी जो है राष्ट्रभक्ति की बात करे, और ना ही वो कर सकता है।
आप लगातार आप देखिए, अभी मैं मेरठ में देख रहा था एक स्कूल के अंदर कुछ एक बच्चे को जो है जबरदस्ती जो है मीट खिलाया गया। तो इससे क्या मतलब, उस व्यक्ति से पूछो ये क्या मतलब मानसिकता है उसकी। कहीं थूक के कोई मतलब पानी दे रहा है, कोई कोई थूक के रोटी बना रहा है, मतलब ये सब मानसिकता जो है बहुत गलत चल रही है। और जो लोग इन्हें मुद्दे बनाते हैं वो उनसे भी ज्यादा गलत हैं। तो मेरा तो न्यूज चैनल वालों से खासकर हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप ध्यान रखिएगा कि आप लोग के चैनल पर लोग बाग आने के लिए आपके माइक को गन मशीन समझते हैं और कोई भी उलझुल बातें बोल देते हैं, फिर वो मुद्दा बन जाता है, फिर वो जो है प्रदर्शित होता रहता है। फिर मैं उसे 4 बात कहूंगा, वो मुझे 3 बात कहेगा। तो मेरा तो आदरणीय जी यही कहना है कि अगर वो बच्ची हिजाब पहन कर आई थी, स्कूल की ड्रेस के अनुकूल नहीं थी, तो वो जो है गलत था बिल्कुल। और अगर उस स्कूल के अंदर हिजाब पहन के आना या कोई भी ड्रेस पहन के आना अनिवार्य है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर वो ऐसे स्पेशल रूप से चाहते हैं बच्चे कि हमें ड्रेस कोड हमारी बदल दी जाए, तो फिर हर बच्चा फिर अपनी ड्रेस कोड बदलने को कहेगा, कोई पैंट कमीज में स्कूल आना शुरू कर देगा। और रही देखो मुद्दों की बात, तो हिंदुस्तान जो है मुद्दों का देश है। यहाँ बड़ी छोटी छोटी बातों पर बवाल हो जाता है। कभी अंडे की बात पे बहुत बड़ा बवाल हो जाता है, कभी डंडे की बात पे हो जाता है। तो इस हिंदुस्तान के अंदर लोगों पे इतना समय है, राष्ट्रभक्ति के लिए कम समय है, परिवार के लिए कम समय है, देश के लिए कम समय है, पर उनको फालतू बातों के लिए इतना समय है। तो जो लोग राष्ट्र से प्यार करते हैं, जो लोग अपने देश से प्यार करते हैं, जो लोग भारत माता से प्यार करते हैं, वो लोग फालतू की बातों में बिल्कुल भी बकवास आवेजी में नहीं रहेंगे। हाँ, कुछ लोग भगवाधारी भी हैं, कुछ लोग नकली हिंदूवादी भी हैं जो इन सब बातों को तूल देते हैं। तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर जो काम स्कूल के परंपरा से विपरीत हो रहा है उसको रोक लगाइएगा। अगर स्कूल की परंपरा के हिसाब से हो रहा है या वो बच्चे स्कूल की बात मान रहे हैं तो हमें उस पर कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अभिषेक अग्रवाल, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूं। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि कोई हिंदू महासभा का नेता अगर ये बात कहे अपने आप में, और कितनी सुलझी हुई बात आपने कही। दरअसल आज जो चर्चा है वो हमारी इसी मोड पर है कि भाई ये करंट, चाहे पॉलिटिकल करंट प्राप्त करने की बात हो, चाहे चेहरा चमकाने की बात हो। अभिषेक ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि इस तरीके के मुद्दे, हिंदू मुस्लिम हिजाब, इस तरीके के मुद्दे वो कौन लोग लेकर आते हैं? जो फुर्सतिये हैं, ये हम नहीं कह रहे। हिंदू महासभा के नेता अभिषेक अग्रवाल इस बात को कह रहे हैं भाई फुर्सत है लोगों के पास, अपना चेहरा चमकाना है। दरअसल मीडिया की भी जिम्मेदारी बन जाती है, हम सब की भी जिम्मेदारी बन जाती है, और मीडिया को भी ऐसे लोगों को मंच देना चाहिए जो इस तरीके की चीज़ों पर बहुत स्थिर बात करते हैं या उनको कंडेम्ड करते हैं या उनकी मजम्मत करते हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं। हिजाब में नो एंट्री बहस इसी पर, चर्चा इसी पर, लेकिन बहुत ये जो मंथन है ये बहुत सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि जो लोग इस कार्यक्रम में आज शामिल हैं बहुत सुलझे हुए लोग हैं। रुख करेंगे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हयात उमर साहब का। हयात उमर साहब, अभी पूर्व के वक्ताओं को आपने सुना, ये इस तरीके के विवाद उछालने, हिजाब, बुर्का, स्कार्फ, इस तरह के विवाद उछालने के पीछे क्या मानसिकता होती है? किस तरह के लोग होते हैं? कौन होते हैं वो? हमसे पहले हमारे 2 पैनलिस्ट अभिषेक अग्रवाल जी और कैप्टन जाहिद सर, में नाम उनका मिस कर रहा हूं, कर्नल जाहिद सिद्दीकी। कर्नल जाहिद सिद्दीकी जी। देखिए, दोनों ने बहुत अच्छी बात, मैं अभिषेक अग्रवाल जी की तारीफ करता और मैं कर्नल जाहिद, अच्छी बात है। और आपने भी जो विषय उठाया है और जो अभी आप कह रहे हैं कि इसके पीछे, विवाद के पीछे मंशा क्या है। देखिए, एक तो पहली बात है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद 9 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम रोक, आदेश तो नहीं मैं कहूंगा उसे, अंतरिम रोक, क्या अंतरिम रोक आने के बाद क्या वो पूरे देश पर लागू नहीं होती है या भी उनके सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर है? या कोई भी स्कूल, यूपी की बात नहीं हो रही, देश भर में कोई भी स्कूल क्या सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर? एक तो बात है। दूसरी बात यह है कि इसमें पक्ष कौन है और विपक्ष कौन है। पक्षकार है, एक तरफ है बच्चे या लड़कियां और दूसरी तरफ है स्कूल। विवाद जी कि हम क्या पहने और क्या ना पहने, इसमें मुस्लिम संगठन या हिंदू संगठन का कोई रोल नहीं। ना मुस्लिम संगठन इसमें जा सकते कि साहब विवाद
हिजाब पहना ही जाएगा, अनिवार्य करिए, या मुस्लिम बच्चे सब हिजाब पहनेंगे, इस पर ड्रेस कोड लागू करिए। ना हिंदू संगठन इसमें जा सकते हैं कि साहब इसमें आप क्यों कह रहे अलाउ कर रहे हैं। देखिए, मोडेस्टी, अगर मैं लड़कियों के संदर्भ में बात करूं, स्त्री शिक्षा की बात करूं, मोडेस्टी उनका अधिकार है, शालीन बने रहना उनका अधिकार है। ये लड़की को डिसाइड करना है कि उसे क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है, और ये स्कूल प्रशासन को डिसाइड करना है कि वो अपने यहाँ कैंपस के अंदर, और जैसे जाहिर डॉक्टर कर्नल साहब ने कहा कि कैंपस के बाहर और कैंपस के अंदर का अंतर है। कैंपस के बाहर आप क्या कर रहे हैं स्कूल जिम्मेदार नहीं है, और कैंपस के अंदर आपको क्या ड्रेस रहनी है वो स्कूल उस पर फैसला लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि इस मामले को, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले को तूल न दिया जाए, बैठ बीच का रास्ता निकाला जाए, जो पहनना चाह रहे हैं उनको पहनने दिया जाए, और जो नहीं पहनना चाह रहे हैं उन पर जबरदस्ती थोपा ना जाए। जी, आप ये बात समझिए पहले कि मामला सिर्फ चंद लोगों का होता है। किसी भी स्कूल में अगर 100 मुस्लिम बच्चे या मुस्लिम बच्चियां पढ़ रही होती हैं, तो सिर्फ ऐसी आपको बच्चियां 10, 20, 15 मिलेगी जो हिजाब पहन करके स्कूल आना चाहती है। सब बच्चे नहीं ऐसा। और ये मामला धार्मिक पहचान से भी नहीं है। आप इसको, बिल्कुल सही बात है, ये मामला धार्मिक पहचान से जुड़ा हुआ नहीं है। ये मामला धार्मिक के साथ साथ बच्चों की अपनी मोडेस्टी से जुड़ा हुआ है। आप इस बात को समझना पड़ेगा कि कौन सब सारे बच्चे या सारे लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे चाहते नहीं हैं कि मैं उतने वेस्टर्न ड्रेस को उतना फॉलो करूं। और आप देखिए, पहले सभी स्कूलों में, मैं तो कैथोलिक स्कूलों में मिसाल देता हूं, जहां पर की स्कर्ट्स अलाउड होती है तो वहां पे साथ में शलवार और कमीज भी अलाउड होती है। ऐसा नहीं कि सब लोग स्कर्ट ही पहनेंगे। स्कर्ट अगर जो लोग नहीं पहनना चाहते हैं वो शलवार और कमीज ही पहन सकते हैं। मैं लड़कों के संदर्भ में इस बात को बिल्कुल मानूंगा कि कोई लड़का कल को जिद करके मैं टोपी लगा के जाऊंगा, नहीं अलाउड होना चाहिए। आप टोपी लगा के नहीं जा सकते हैं स्कूल। अगर स्कूल में ड्रेस कोड नहीं है टोपी का, तो टोपी अलाउड नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ये कहता कि मैं सब, लेकिन देखिए सिखों के मामले में इसको सब जगह छूट दी गई है। अगर सिख अपना धर्म के पालन में करते हुए कृपाण छोटी सी रखते हैं या पगड़ी बांधते हैं, तो कोई भी स्कूल हो, चाहे वो कैथोलिक हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू स्कूल हो, चाहे सरस्वती मंदिर हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, उनको अलाउ रहता है। लेकिन साहब मैं कहूं कि नहीं साहब हमारे स्कूल का ड्रेस कोड है, आप पगड़ी नहीं पहन पाएंगे, ये तो फिर विवाद खड़ा करने वाली बात। इस बात को बैठ के अभिभावकों को साथ, बच्चों के साथ बैठ करके काउंसलिंग के माध्यम से जाना चाहिए, बजाय इसके कि बाहरी संगठन, बाहरी जो पढ़ते हैं इसको मुद्दे को कूल बनाना देना चाहते हैं, इसको एक हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखना चाहते हैं। ये ठीक उसी तरीके से कोई हिंदू रक्षक है, कोई गो रक्षक है, ये जो इस तरह जो रक्षक ठेकेदार जो आ जाते हैं वो बड़ी समस्या है। महंत जी, आचार्य विष्णुदास जी, ये इस तरीके से आप लोग तो धर्म के अथॉरिटी हैं, आप असली में इंटाइटल्ड तो आप ही लोग हैं ज्ञान देने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग हिंदू रक्षक, मुस्लिम रक्षक, गौ रक्षक, पता नहीं कितने रक्षक बन जाते हैं, और फिर वो भक्षण करने लगते हैं समाज का, समाज की हार्मनी का, समाज की धर्मनिरपेक्ष कल्चर का, या यूं कहें कि समाज के जो ताना बाना है उसी को निगलने लगते हैं ऐसे लोग। देखिए, हमारे भाव से यही कहना है कि शिक्षा एक मंदिर है, और शिक्षा में मंदिर जो शिक्षा माना जाता है वो शिक्षा एक मंदिर है। अगर अनेक अपने मजहब को लेकर के, अपने धर्म को लेकर के अनेक वस्त्र को धारण करके अगर जाएंगे तो यह भेदभाव होगा, और यहाँ हिंदू और मुस्लिम में और अनेक धर्मों में एक नफरत फैलाया जा रहा है। इसके लिए हमारा यही कहना है कि हिजाब पे नो एंट्री जो लगाया जाए वह बहुत अच्छा है, और इसका समर्थक हम सभी करते हैं, क्योंकि शिक्षा मंदिर है और मंदिर में अनेक वस्त्र को धारण करना और जाना यह उचित नहीं है, यह अनुचित है। भेदभाव भी हो सकता है, नफरत भी हो सकता है,
समाज अच्छा में महाराज जी, एकता महाराज जी का सहमत हैं, हिजाब हिजाब बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, हम सहमत हैं। लेकिन आजकल ये कल्चर नहीं चला है, इतनी बड़ी झुआ भर की चोटी रखा के और बहुत लंबा तिलक लगा के बहुत सारे छात्र जा रहे हैं। किसी मास्टर की हिम्मत है क्या, टीचर की? अगर रोक देगा तो अभी पता ना कितने संगठन आ जाएंगे और फिर उस मास्टर का जीना हराम कर देंगे। तो इस ओर भी तो देखो आप लोग। ये चाहे सनातन धर्म में हो, चाहे चुटिया रखाने वाले हो, चाहे टोपी पहनने वाले हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे आचार्य हो, चाहे महात्मा हो, चाहे पंडित हो, चाहे मास्टर हो, इस प्रकार हिजाब पहनना में इस प्रकार रोक नहीं, कोई नहीं लगाता है, धर्म गुरु चाहे मास्टर चाहे शिक्षा, तो यह बहुत गलत कर रहा है और उस पे उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। और उसको भी ठीक है मान जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हाल के वर्षों में इसमें जो पॉलिटिकल माइलेज दिखता है तो ऐसे तत्वों को राजनीतिक दल भी प्रश्रय देते हैं, और खास तौर पर आपके दल पर ये आरोप लगता है कि इस तरह के लोगों को आप लोग समर्थन देते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं, और फिर जब आप करते हैं तो फिर दूसरे दल भी करते हैं दूसरे पक्ष में, तो एक नई तरीके का सीन क्रिएट हो जाता है। देवेंद्र प्रमुख। योगेश सर, बहुत सेंसिटिव मामला है, बड़ा गहन क्वेश्चन भी आपने दाग दिया है मुझ पे कि दल का नाम आ गया इसमें। सबसे पहले तो मैं जिस तरह की ये आज डिबेट चल रही है, ये बहुत अच्छी शानदार डिबेट्स है और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी डिबेट्स जो है उसका आनंद ही कुछ और होता है कि बोलने का पूरा मौका मिलता है, व्यक्ति आराम से अपनी बात रखता है। बोलिए। अच्छी बात ये होती है सर। मैं ये कहूंगा कि आज जो भारत का संविधान है, पूरी दुनिया की स्थिति को देखते हुए जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमें उसे पालन कराने के लिए हमारी सरकार किस तरह से प्रयास कर रही है। भाई हमारे आस पड़ोस का माहौल जो है वो बहुत खराब है सर, और उसका असर धीरे धीरे जो है हमारे राष्ट्र पर ना पड़े, देश पर ना पड़े, संस्कृति पर ना पड़े, और लॉ जो है भारत का जो संविधान है उस पर ना पड़े। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस प्रशासन को कि वो किसी भी रूप में आकर इस तरह की घटना पर जो उन्होंने संज्ञान लिया समय रहते हुए। और शिक्षा एक ऐसी चीज है, देखिए शिक्षा अगर किसी के पास आ जाए तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हमारा जो विकसित संकल्प 2047 का है, अगर हम शिक्षित हो गए तो फिर विकसित की लड़ाई नहीं लड़नी। अब शिक्षा जहां जिस देश की राष्ट्र की आज टॉप स्तर पर है वो विकसित है ऑटोमेटिक। आज शिक्षा में विवाद आने लगे तो उसमें सब धर्मों का नुकसान होता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। उसमें हिंदू भी होता है, मुसलमान सिख भी होता है, कोई बात। जैसे सर आपने बड़ा गहन क्वेश्चन कि हमारे दल पर आता, मैं एक चीज कहता हूं कि 2014 के बाद आप कहीं से उठाकर देख लीजिए कि किसी भी चीज को हम लेकर नहीं आते, लेकर आते हैं छोटे दल और जिनकी छोटी सोच होती है। और शुरुआत कहां से होती है, मुझे कहने की कोई नहीं कि वो किसी के हिमायती बनकर आते हैं और उसको आग लगाने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के सर पोत कर चले जाते हैं। जबकि मैं तथ्य के साथ बोलने वाला व्यक्ति हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद विशेष ध्यान रखा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दंगे फसाद, जलन, तोड़ फोड़ और जो संविधान को चुनौती देता हो, जो कानून को चुनौती देता है, उसके खिलाफ खड़ी है, चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति है। पहले आज उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा राज्य होकर, एक अपने आप में 5वें नंबर की आबादी होकर भी सबसे टॉप स्तर की कानून व्यवस्था है। इसलिए जो सरकार का काम है, आज ये मामला छोटा लग रहा है हिजाब को लेकर, जिस तरह स्कूल प्रशासन ने वहां कहा, और 2 जगह हुआ, एक बिजनौर एक कानपुर, 2 जगह हुआ, लेकिन बहुत संजीदगी से एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काम किया, काबिले तारीफ है सर। मैं धन्यवाद, ये बहुत अच्छी बात है। जैसी डिबेट आपकी हो रही है, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं, उस प्रशासन को भी, उन दोनों कॉलेज प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये उन्होंने बहुत अच्छे समय से इस चीज को बढ़ने से पहले, मैंने जो जिक्र किया है, देखिए बांग्लादेश की स्थिति क्या आज हम देख रहे हैं, कितनी देर समय लगती है, आज देख रहे हैं आप पूरी दुनिया का जिक्र करिए, इजराइल कहाँ जा रहा है या यूक्रेन रशिया कहाँ जा रहे हैं। आज हमारे भी ये भी चुनौती है, हमारे साथ भी है कि हम सेफ हैं, हम सेफ नहीं है, हमारे पीछे बहुत लगे हुए हैं लोग। तो मैं यही विनती करूंगा कि जो पहले बात आई थी हमारे पत्रकार महोदय के माध्यम से कि देश के प्रति जो है प्यार रखिए और देश के प्रति समर्पित रहिए। धर्म जो है जब भी सुरक्षित है जब आप राष्ट्र को सुरक्षित रखेंगे, जब राष्ट्र पर आँच आने लगेगी, जब राष्ट्र में आकर
आपके यहाँ इस तरीके के लोग घुस जाएंगे जो ठीक है। आपको आपस में लड़ाएंगे, जिससे धर्म भी नुकसान होगा, शासन प्रशासन भी आप ही का है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। सरकार सबके लिए काम करती है, सरकार सबकी बहुत होती अच्छी है। बात, बिल्कुल सरकार ठीक बात किसी है। एक की नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, बहुत अच्छी बात। महेंद्र सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात कही देवेंद्र प्रमुख ने भी। वो कह रहे हैं कि ठीक है भाई, सब कुछ शासन भी है, सरकार भी है, आपकी है। और ये अच्छी बात है कि आज जिस तरीके से कोशिश हुई उस तरीके से इस मुद्दे को लिया नहीं गया, ये अच्छी बात है। और मुझे लगता है इस तरह की चीज़ों को कंडेम्ड करना चाहिए, जिससे एक नफ़रत फैलती है, एक माहौल ख़राब होता है, ताना माना बिगड़ता है, विश्वविद्यालय और शिक्षालयों की स्थिति गड़बड़ होती है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या अब ये हम कह सकते हैं महेंद्र सिंह कि लोग थोड़ा समझने लगे हैं चीज़ों को? नहीं, आज ये जो 2 घटनाएं हुई हैं, हो सकता है कि मैं कल गलत साबित हो जाऊं, क्योंकि आज मुद्दे बहुत सारे थे टीवी पर, वो मुद्दों पे हो सकता है आज मीडिया व्यस्त रहा हो, और कल ये हिजाब 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 सुबह से चिल्लाना करे, इसकी गारंटी तो मैं आज नहीं ले सकता, कल मैं देखूंगा। लेकिन आज मैं पूरी गारंटी के साथ में आया हूं आप लोगों को, दर्शकों के सामने लेकर, कि क्या ऐसा हमको लगने लगा है कि इस तरह की चीज़ों को अब लोग टोन डाउन कर रहे हैं, जनता ही टोन डाउन करने लगी है क्या महेंद्र सिंह? जनता टोन डाउन कर दे से अच्छा तरीका है। और जनता हालांकि ज्यादा इशू बनाती नहीं है, वो अपने पर्सनल इश्यूज होते हैं, उनको जब मीडिया को, उनको जब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, पॉलिटिकल वर्कर्स को पता चलता है, तो उनको लगता है कि यहाँ पर माइलेज दिया जा सकता है, यहाँ पर अपने वोटर्स को, अपने कोर वोटर्स को एड्रेस किया जा सकता है, और उसी के बाद वो इशू बन जाता है। तो इसमें जिनको दरअसल 4 जो पिलर हैं डेमोक्रेसी के, वो अगर अपना काम सही से करें जैसा आज किया, तो ये फिर इस तरीके के इश्यूज बने ही नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें यही है कि सब अपना अपना माइलेज देने की कोशिश करते हैं और फिर ये इशू बन जाते हैं। ये ना किसी धर्म से जुड़े हुए मामला है, ना ये कोई कल्चर का भी कोई पार्ट नहीं है इस तरीके का, कोई इस तरीके का देखा जाए कि बहुत कल्चर इसमें प्रभावित हो रहा है, ना धर्म इससे प्रभावित हो रहा है, ये है ही नहीं, ये इशू ही नहीं है। जैसा कि कर्नल साहब ने पहले कहा शुरुआत में, ये इशू है ही नहीं बिल्कुल। लेकिन इसको इशू बना दिया जाता है, और वो बनाने वाले जो कैटलिस्ट का काम करते हैं, और वो उसके बाद फिर उसको संभालना जरा मुश्किल हो जाता है। कोर्ट में भी ये मामले गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी ये 4 दिन पहले मामला था बॉम्बे वाला, तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि देखिए संविधान सर्वोपरि है। और आपको उन्होंने कमेंट भी किया स्कूल को कि क्या अब आपको पता चला है कि इस देश में तमाम धर्म के लोग रहते हैं। तो ये इस टिप्पणी समझिए कि ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको अगर हम संविधान के को आगे रख के देखेंगे तो मसला अपने आप सॉल्व हो जाता है। लेकिन इसमें जब पॉलिटिक्स घुस जाती है, या फिर जब मीडिया उसको हाइप दे देता है किसी इशू को लेकर के, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कल अभी शुरू हो जाएगी खेल, तो हाँ, मुझे पूरा यकीन नहीं है, मैं आज मुतमईन नहीं हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कल आपको बिजनौर और कानपुर दिखेगा, मुझे ऐसा लग रहा है जी। बिल्कुल, उनको अगर लगेगा इसमें माइलेज मिल सकता है और कोई मुद्दा आज का बड़ा नहीं है, तो आज इसको तान दो, जो भाषा में कहा जाता है। हाँ, आज उनके लिए दूसरे मुद्दे हैं, लेकिन ये मुद्दा आज हल्का सा छू कर भी ही निकले हैं लोग, और आज इसीलिए हमने इसको मेन स्ट्रीम में रखा कि इस पर बहुत गंभीर चर्चा होना चाहिए जी। नहीं, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा मुद्दा रखा, और जितने पैनलिस्ट हैं वो बड़ा सदी हुई जुबान से बात कर रहे हैं और बहुत मेच्योर बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये हमें अगर ड्रेस कोड है, कोई चीज लागू है, और उसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर मान लिया जैसे कि स्कूल के बाहर तक, वो सारे प्रैक्टिस वही कर रहे हैं, स्कूल के बाहर तक जो बच्चे कर भी रहे हैं ये प्रैक्टिस, कुछ परसेंटेज होते हैं जो बच्चे जिसमें 2-4%, 6% ही होते हैं जो अपनी कुछ चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, और वो स्कूल गेट के बाहर ही करते हैं, क्लासरूम में नहीं करते हैं। जो बिजनौर का या कानपुर का जो मामला है, इसमें भी यही देखने को मिला है, मुंबई का मामला उसमें भी देखने को मिला, और कोर्ट भी इसी चीज को इंगित कर रही है कि आप क्लासरूम में नहीं कर सकते किसी भी तरीके के धार्मिक को, बाकी आप कर सकते हैं। दूसरा एक बुनियादी और बड़ा मसला है, अगर इस पर भी कभी चर्चा की जाए, कि ये जो
कपड़ों पे अभी हम लोग बहस कर रहे हैं, खाने पे हम लोग बहस करते हैं अभी कि क्या खाया जाए, और डिसाइड करते हैं बहुत सारे लोग ये कपड़े पहनने, ये कपड़े ठीक हैं, ये कपड़े खराब हैं, इससे हमारा कल्चर खराब होता है, इससे हमारा संस्कृति खराब होती है। कपड़े से कुछ भी नहीं खराब होता है। कपड़ा एक तन ढकने का एक जरिया है। बहुत सारे लोग छोटा कपड़ा पहनते हैं, बड़ा हमें कपड़ा लग रहा है पहनते आप तैयारी कर रहे हो, मतलब कहीं प्रवचन देने की लंबी तैयारी कर रहे हो। आप दिमाग में चल रहा है कि बस चला आने वाले समय में कहीं आपके मजलिसें और मजमे देखेंगे हम लोग। बहुत बहुत सारे इसके जो है जब इस तरीके के लोग आ जाते हैं कि हम बताएंगे क्या पहनना है या हम बताएंगे क्या खाना है, जी, इसका मतलब यह है कि आप आजादी छीन रहे हो एक तरीके से किसी व्यक्ति की। और वो आजादी एक तो नैतिक मतलब नेचुरल मिली हुई है, दूसरा संविधान ने दिया हुआ है, खाने पीने व्यवसाय इन सारी चीजों की आजादी। तो हम लोग जब डिक्टेट करने लगते हैं, अभी महिलाओं की बात हुई, लेकिन पुरुषों के ड्रेस कोड पे कोई बात नहीं होती, कभी नहीं होती। ये एक चीज और दिखाता है कि पुरुष डिसाइड कर रहे हैं महिलाएं क्या पहने क्या ना पहने, किस तरीके से रहें किस तरीके से नहीं रहें। समाज में उन्हीं से इज्जत आती है और उन्हीं से इज्जत जाती है। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब कहते हैं ना, मर्द ही डिसाइड कर रहे हैं। मर्दवादी समाज में अभी हम लोग जी रहे हैं और इसमें मर्द डिसाइड कर रहे हैं। पार्टिसिपेशन महिलाओं का कहाँ है? किसी चीज को डिसाइड करने के लिए, उनको अपने लिए डिसाइड करने के लिए कहीं पर वो नहीं है, कहीं उनकी राय शामिल नहीं है। हर वक्त हर चीज महिला के लिए पुरुष ही डिसाइड कर रहा होता है। तो ये भी एक तरीके से सोचना पड़ेगा समाज को कि हम अब कम से कम आधी आबादी को उनका ड्यू रिस्पेक्ट, उनकी ड्यू भागीदारी वो तो दें। कब तक हम ही डिक्टेट करते रहेंगे कि ये आपको पहनना है? ठीक बात है। मैं कर्नल सिद्दीकी को ले लेता हूँ। कर्नल डॉक्टर जाहिद सिद्दीकी साहब, मैं आपकी तरफ रुख करूँगा। इस चर्चा को एक अलग मोड़ दे दिया है वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह ने। वो कह रहे हैं कि भाई हम जो पितृसत्ता है हम उसी के अनुसार अभी भी चल रहे हैं। पितृसत्ता प्रधान है। महिला क्या पहनेगी, मेरी बेटी क्या पहनेगी, किससे बात करेगी किससे नहीं करेगी, हम ही डिसाइड कर देते हैं उसकी इच्छा बिना पूछे हुए। तो एक ये अलग तरीके की बहस है और मुझे लगता है इसी में सब कुछ छिपा हुआ है जो हम देख रहे हैं। हिजाब और नकाब और तमाम स्कर्ट और ऊंची स्कर्ट नीची स्कर्ट, जो बहुत सारी चीज देख रहे हैं हम। चौहान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। पहली बात तो आज मैं खुश हूँ, ये तमाम पैनलिस्ट ने जो बातें की हैं, तो मुझे एक शेर याद आ रहा है, ये मैं कदा सभी का है, कदम कदम हम चले, तुम्हारे साथ हम चले हमारे साथ तुम चलो। क्या बात ये है? बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है। ये जो हिंदुस्तान है, ये जो हमारा मुल्क है, ये जो चमन है, ये गार्डन है, हम सबका है। और इस किस्म के ख्यालात के पैनलिस्ट मैंने बहुत कम देखे कि किसी भी दल के हों, किसी भी सोच के हों, किसी भी मजहब के हों, मगर सबने ये साबित कर दिया कि सबसे बेहतरीन मजहब, सबसे बेहतरीन तरीका रैशनलिज्म। सबने रैशनल और सही रीजन से बात की। ये बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है। मगर इसमें आपको भी एक हमारे पिछले साथी ने बात कह दी कि भाई इस पैनल में एक महिला का भी होना जरूरी था, उनकी भी राय लेने। ठीक बात है, मेरे लिए पैनल ने रास्ता दिखाया है, मैं ध्यान रखूंगा। ये बहुत अच्छी बात कही कि भाई हम ही सब फैसला कर लेंगे। चमन में इख्तिलाफे रंगबू से बात बनती है। अरे जनाब, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हम है तो क्या हम है। ये बहुत जरूरी है कि नेक्स्ट टाइम जब भी हो तो वी मस्ट नहीं, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जी बहुत शुक्रिया जी। देवेंद्र प्रमुख, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कर्नल साहब ने भी कि भाई पितरात्मक सत्ता जो है, पितरात्मक जो सत्ता है, जो पितृ सत्ता है, पुरुष सत्ता है, वही सब डिसाइड करती है। महेंद्र सिंह ने भी कहा और कर्नल साहब ने इस बात को आगे बढ़ाया। देवेंद्र, इस पर जाएंगे चर्चा में तो बड़ा जवाब देना कठिन काम होएगा। और एक छोटी सी बात है कि जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन दे की तैसी। आप जो है ये चीज करता है कि महिलाओं के लिए देखिए बड़ा गंभीर सवाल है, और वो भी आदरणीय पत्रकार महोदय बहुत वरिष्ठ हैं जिन्होंने ये किया है कि ये लोकतंत्र में आज जरूरत है कि जैसे हम सब चीज की सबकी बात कर रहे हैं कि महिलाओं का भी अपना विशेष जो है। अब मैं ये भी हल्का सा राजनीतिक इसमें कि माननीय प्रधानमंत्री ने 2026 तक ये जो घोषणा की है कि भी उनको जो है आरक्षण हो जाएगा। जब वो संसद और विधानसभा में बैठेंगे
तो निश्चित कानून बनेंगे, और कानून बनने के बाद जो अधिकार नहीं मिल रहे तो छीन लिए भी जाएंगे। जब चीज आप नहीं दोगे, कब तक किसी चीज का शोषण हो सकता है? मुझे लगता नहीं दुर्गेश सर कि ज्यादा दिन तक इस चीज को रलाया जा सकता है। आने वाला समय निश्चित महिलाओं के लिए बहुत पॉजिटिव और अच्छा होगा। ठीक है आचार्य विष्णुदास, एक 10 सेकेंड का कमेंट आपका कि हम पुरुष सत्ता के झंडा बरदार हैं, झंडा लेकर परचम लेकर दौड़ते रहते हैं कि हम, और इसमें धर्माचार्यों की बड़ी भूमिका है। धर्माचार्य इस ओर क्यों नहीं सोचते हैं कि नारी को भी स्वाभिमान मिले? जब नारी को देवी मानते हैं, जगदम्बा कहते हैं हम, तो फिर इस पे तो थोड़ा सा चीजें होनी चाहिए ना कि वो क्या पहने क्या ना पहने हम ही तय कर देंगे सब। नहीं, जो जितने भी धर्माचार्य जी हैं उनका भी यही, महिला हो चाहे हमारी बहन हो चाहे बिटिया हो, सभी के लिए यही है कि वो मर्यादित वस्त्र को धारण करें और ऐसे वस्त्र को धारण करें जो समाज में सही दिशा, सही निर्देश और समाज में देखने के लिए भी ये संस्कारवान माना जाए। ऐसे सारी मर्यादा महिलाओं के लिए आचार्य जी, सारी मर्यादा महिलाओं के लिए, मर्यादा पुरुषों के लिए नहीं है, वो चाहे जैसे भी घूमे। नहीं, पुरुषों के लिए भी है। पुरुष कैसे भी घूमे, अधो वस्त्र पहने ना पहने, कुछ पहने चाहे ना पहने, पुरुषों के लिए कोई मर्यादा नहीं। सारी मर्यादाओं में, जंजीरों में महिलाओं को बंद हो गया। आप नहीं, मर्यादा तो सभी के लिए है, चाहे वह पुरुषों के लिए हो चाहे महिलाओं के लिए हो, सभी के लिए मर्यादा होना चाहिए और सभी मर्यादित वस्त्र को। ठीक बात है, महत्वपूर्ण बात है। एक अंतिम टिप्पणी हयात उमर साहब की चर्चा थोड़ा सा ये हिजाब से लेकर मर्यादा तक आ गई है, इस पर अंतिम टिप्पणी हयात साहब। की तरफ जाना चाहिए। इसमें टिप्पणी करते हुए कहा है कि धार्मिक और निजी स्वतंत्रता का अपना एक महत्व है, और दूसरी चीज उसमें साथ में ये भी कही कि स्कूलों को भी ये अधिकार बनता है कि वो अपने यहाँ के नियम और ड्रेस कोड को लेकर के पालन करवाएं। देखिए, ये बीच का रास्ता निकल रहा है। यह मामला शुद्ध रूप से अभिभावकों, बच्चों और स्कूल प्रशासन के बीच में है। इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। और हम सबको सुप्रीम कोर्ट का जो नवंबर में आने वाला आदेश है, जो बड़ी पीठ को गया है, उसका इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हिजाब से संबंधित कई याचिकाएं लंबित है और उस पर सुप्रीम कोर्ट एक ब्रॉडर डिसीजन देने वाला है। और तब तक के लिए कम से कम इस तरह के विवादों पर हमको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं बढ़ाना चाहिए। बहुत शुक्रिया हयात साहब, कर्नल जाहिद सिद्दीकी साहब, महेंद्र सिंह, देवेंद्र प्रमुख, आचार्य विष्णुदास और अभिषेक अग्रवाल, और आभार उन दर्शकों का जो के न्यूज़ को अपना वक्त देते हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत शानदार मंथन हुआ और अंतर्मन की बात आई। आज के पैनल की बातों से, इस चर्चा से इस बात का तो मुझे यकीन हो रहा है, भरोसा हुआ है कि जो ये चीज़ें थीं अब लोग खुद टोन डाउन हो रहे हैं। पॉलिटिकल लोगों को भी लगने लगा है कि नहीं, माइलेज मिल सकता है, लेकिन ऐसा माइलेज क्या जब समाज ही तार तार हो जाएगा। तो सभी से गुजारिश है कि इस तरीके के मसलों को तूल न दें, हिंदू मुस्लिम का न बनाएं, इसे छात्रों, कॉलेज और अभिभावकों के बीच में ही रहने दें। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।